नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पॉलिटिक्स का सेशन में। और आज हम लोग देखेंगे लोकसभा के संरचना के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे कि संसद क्या है, संसद के गठन क्या है और राज्यसभा की संरचना क्या है। तो अगर आप लोग इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग आज लोकसभा की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान में लोकसभा की संरचना का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में यानी आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो कितना होगा, 552 सदस्य होगा लोकसभा में, जिसमें से राज्यों का प्रतिनिधि लोकसभा जिसमें से 530 जो सदस्य होता है वो राज्य से जाता है और 20 जो सदस्य होता है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र से जाता है और 2 जो सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो वैसा भारतीय, एंग्लो इंडियन का हिंदी होता है आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय क्या होता है, तो वैसा भारतीय जो पहले ब्रिटेन का था लेकिन अब वो भारत का नागरिक बन चुका है, उसे ही बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा की संरचना के बारे में कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण लोकसभा की सीटों की संख्या प्लस और जितने भी राज्य की जनसंख्या होता है उसके अनुपात के बराबर होता है लोकसभा की सीटों की संख्या। अब हम लोग देखेंगे कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी अर्हताएं क्या होनी चाहिए। क्या संसद के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं, यानी आप अगर संसद का सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता से जो संबंधित प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 में किया गया, 84 में किया गया। और इसके तहत निम्न परामर्श दिया गया कि निम्न संबंधित योग्यताएं से परामर्श दिया गया है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, क्या वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। सेकंड, अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी हो चुका हो। और अगर थर्ड में अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी हो चुका हो। और फोर में कि संसद द्वारा बनाए गए अन्य योग्यताएं को पूर्ण करता हो, यानी संसद के द्वारा जितने भी योग्यता बनाए गए यानी जितने भी रूल बनाए गए हैं उसकी योग्यता हो, तभी वो संसद का सदस्य बनने का लायक होगा। और अनुच्छेद 84 में तो ये संसद के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं हैं, लेकिन आर्टिकल 84 में एक और भी प्रावधान दिया गया है कि संसद को यह शक्ति देता है कि वह संसद के सदस्यों को चुनने में संविधान में दी गई अर्हताएं के अलावा वह कुछ अन्य अर्हताएं भी निर्धारित करता है। यानी संसद का सदस्य बनने की अर्हताएं ये तो ठीक है, लेकिन और भी बोला गया कि संसद अपने मन से भी कुछ रूल बना सकता है और जो सदस्य संसद का सदस्य बनना चाहता है उसमें वह योग्यता का फॉलो हो, तभी वह संसद का सदस्य बन सकता है। देख रहे थे कि अनुच्छेद 102 के तहत नीय अर्हताएं क्या क्या है। तो नीय अर्हताएं में सबसे पहले है कि ऐसे व्यक्ति जो संघ राज्य या फिर राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद ग्रहण कर चुका हो, तो ऐसे स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता।
लेकिन संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह उसके लाभ का पद का निर्धारण कर सकता है, यानी वो बता सकता है कि ये लाभ का पद है या फिर नहीं। सेकंड में बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जो यानी विकृत यानी अनसाउंड माइंड हो या फिर उसके पास कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो इस स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और थर्ड में यह प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो दिवालिया घोषित हो चुका हो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और फोर्थ में यह प्रावधान किया गया कि यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो इस स्थिति में वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या फिर वो भारत का नागरिक हो लेकिन वो किसी विदेशी नागरिक को अपनाता हो तो इस स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और सबसे लास्ट में बोला गया है कि अगर वो संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो नहीं करता हो या फिर उसके लायक योग्यता उसके पास नहीं हो तो इस स्थिति में वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे संसद के अधिकारी, यानी संसद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो संसद में मुख्य रूप से 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में प्रमुख रूप से कौन कौन अधिकारी होते हैं और राज्यसभा में कौन कौन अधिकारी होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो राज्यसभा में मुख्य रूप से 3 अधिकारी होते हैं, सभापति जिसे चेयरमैन बोला जाता है, उपसभापति जिसे डिप्टी चेयरमैन बोला जाता है, अब एक होता है राज्यसभा महासचिव जिसे सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। क्या राज्यसभा में मुख्य रूप से 3 अधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति और राज्यसभा महासचिव। लोकसभा में कितने अधिकारी होते हैं? तो लोकसभा में मुख्य रूप से 4 अधिकारी होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, दूसरा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोलते हैं, तीसरा उपाध्यक्ष जिसे डिप्टी स्पीकर बोला जाता है, और एक होता है लोकसभा महासचिव जिसे सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। कौन कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लोकसभा महासचिव। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सभापति के बारे में कि सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करेंगे। तो जो राज्यसभा का सभापति है उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत ये बोला गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। कौन? उपराष्ट्रपति भारत का। और ये जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति। और ये बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेगा तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य कब करेगा? तो जब राष्ट्रपति अपने पद के कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो या फिर वो अपने पद पे अनुपस्थित हो, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। तो इस स्थिति में वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और संविधान में ये भी बातें बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, यानी उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया कि सभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद इतना से इतना में ऐसे होगा, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति होता है तो वो उपराष्ट्रपति के रूप में ही वो अपने पद से हट सकता है। और उपराष्ट्रपति यानी सभापति होता है जो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है।
ये संविधान में बोला गया है। और राज्यसभा का जो सभापति होगा, उसका राज्यसभा का सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की दोनों को मुख्य रूप से एक ही शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन दोनों में एक विशिष्ट अंतर होता है। सबसे पहले ये जो अध्यक्ष होता है और सभापति में ये अंतर होता है, दो अंतर होता है कि अगर कोई भी रूल है जो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष को होता है। और सेकंड बातें बोला गया है कि संसद की संयुक्त बैठक अध्यक्ष करेगा, कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें राज्यसभा के सभापति का कोई हस्तक्षेप नहीं गया है। ये भारतीय संविधान में बोला गया है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है और जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है और जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल यानी अपने पद पे कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के 2 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह सदन के किसी सदस्यों में से उपसभापति की नियुक्ति कर सकता है। ये किसे अधिकार दिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया है। और अगर उपसभापति अनुपस्थित होता है तो वो फिर से किसी सदन के सदस्यों में से ही उपसभापति नियुक्ति कर सकता है। ये अधिकार दिया गया है 89 के 2 के तहत। तो उपसभापति जो होता है वो किसे त्याग पत्र देगा? तो वो सभापति को त्याग पत्र देगा। लेकिन एक रूल है कि उपसभापति जो होता है वो सभापति के अधीन में रहकर कार्य नहीं करता है, बल्कि वो राज्यसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। और उपसभापति निम्नलिखित स्थितियों में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, या तो राज्यसभा में उसका कार्यकाल पूरा हो चुका हो, या फिर वह सभापति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपसभापति मैं पहले ही बताएगी, उपसभापति है जो ये सभापति को त्याग पत्र दे सकता है, या फिर राज्यसभा में उसके पद से हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो चुका। तो इस स्थिति में उपसभापति है जो अपने पद से हट सकता है। तो आज हम लोग देखें कि संसद के अधिकारी में राज्यसभा के अधिकारी कौन कौन है और लोकसभा का अधिकारी कौन कौन है। कल हम लोग देखेंगे लोकसभा के अधिकारी के बारे में विस्तार रूप से। और तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अदर के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स।